कोई बड़ा उद्योगपति नहीं लाता। और इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 8-10 परिवार अगर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर इसी बेच को जिसकी कीमत मान लीजिए 25 रुपया है तो $25 में भेजते हैं। 25 रुपए के इस बिल्ले को $25 में अगर बेचते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा अधिकतर पैसा उन 5 परिवार के पास जाता है। हमारे ये बैट बनाने वाले कारीगरों की जेब में नहीं जाता है। इस बहस को कौन छेड़ेगा? क्या मुलायम सिंह जी छेड़ेंगे? क्या कांग्रेस के लोग छेड़ेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी छेड़ेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और साथियों, इस चुनाव में हमने ये महसूस किया है कि पिछली सरकार साफ बहुमत से जरूर बनी थी, लेकिन आगे आने वाली सरकार फिर वही होगी। साफ बहुमत शायद किसी को नहीं मिलने जा रहा है। वैसे में आप सोचेंगे हमारे जैसे छोटे दल के लोग हम सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन एक खतरा है, उस खतरे के प्रति आपको आगाह करना चाहते हैं। क्या खतरा है? मायावती जब पिछली बार बनी उसके पहले का दौर याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के उन चेहरों को याद कीजिए। मैं नाम लेने में मुझे संकोच नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी, हरशंकर तिवारी, राजा भैया, किस तरह की शख्सियत है आप लोग सब जानते हैं। ये लोग कल्याण सिंह के सरकार में मंत्री, मुलायम सिंह जी की सरकार में मंत्री, राजनाथ की सरकार में मंत्री और मायावती की सरकार में भी मंत्री, नरेश अग्रवाल, ये वीरेंद्र सिंह चिड़ैगांव वाला, याद है ना? तो उस दौर में ऐसा होता था कि एक गुंडा अगर निर्दलीय खड़ा होता था तो कहता था कि सरकार केहू को बने, हम मंत्री बना। ये होता था ना, केहू की सरकार बने, हम मंत्री बन जाओ। जरा इस बात को सोचिए, क्यों कहता था? क्योंकि लोगों ने देखा था कि सरकारें ऐसी बनी। जनता दल में 3 सदस्य थे, एक सदस्य को तोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून 1/3 के कारण नहीं उस पर लागू होगा। जनता दल राजा राम बन गया। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा और वो क्या जनतांत्रिक बसपा बन गई। कांग्रेस को तोड़ा, लोकतांत्रिक कांग्रेस बन गई। और उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं आया था, तो जितने लोगों ने समर्थन दिया सबके सबको मंत्री बना दिया। वो दौर आ सकता है, ये मैं आपको आगाह करने आया हूं। और वैसे में आपको ये बता देना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हमारे जैसा शख्स जीता तो इनमें से इन चारों बड़ी पार्टियों को या किसी को भी मुख्यमंत्री बनने में मदद नहीं करेगा। ये मैं आपके बीच में घोषणा करने आया। जमहूरियत के अंदर विपक्ष का भी एक रोल होता है। लोकतंत्र के अंदर अगर अपोजिशन नहीं होगा, अगर सही मायने में विरोध नहीं होगा, अगर गलत नीतियों का विरोध करने वाले नहीं होंगे, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक तरह की नीतियों को मानने वाले होंगे, तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए कहने आया हूं कि उस विपक्ष को एक मजबूत विरोधी आवाज को अगर आप चाहते हो कि लखनऊ की पंचायत में बुलंद हो, तो हमने आपसे कहा शुरू में ना, नुक्कड़ सभाएं नहीं हो रही है। जनता जब वोट दे रही है तो जनता के सामने कोई उम्मीदवार कहने वाला नहीं। क्यों? एक छोटी सी बात कह करके समाप्त करूंगा। राहुल गांधी
और उनके पिता राजीव गांधी दोनों इस बात को कहते थे, और बात में आधी सच्चाई थी। क्या थी आधी सच्चाई? वो कहते थे कि 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता, ये बात कहते थे ना। तो ये बात तो सही है कि 1 रुपया तुम भेजते थे और 15 पैसा जनता तक पहुंचता था, लेकिन और गहराई से सोचिए कि वो 85 पैसा जाता कहां था। मैं आपसे इस चुनाव में खास करके कैंटोनमेंट के लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना JNURS हजारों करोड़ की योजना है। उस योजना को लागू करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्सन एंड टूब्रो का ठेका है, और लार्सन एंड टूब्रो एक झूठन की तरह से किसको देती है ठेका? मुकुल वासनिक को देती है, अनिल श्रीवास्तव को देती है। 85 पैसा 1 रुपए का 15 पैसा पहुंचता जरूर है, लेकिन 85 पैसा किनकी जेब में जाता है समझ ली। ऐसे लोगों की जेब में जाता है जो जब विद्यार्थी जीवन में सियासत करते थे तो पाठ्यक्रम बदल के कभी महामंत्री रहे, दूसरे पाठ्यक्रम में दूसरे कोर्स में दाखिला ले लिया, अध्यक्ष बन गए, कोई डिग्री नहीं मिली। लेकिन आज लखनऊ से लेकर के नोएडा तक सैकड़ों करोड़ का कंस्ट्रक्शन का ठेका उन विदेशी कंपनियों से लेकर के